13 जून 2025 को तेल अवीव पर सूरज उगा, अपनी सुनहरी रोशनी शहर के स्काईलाइन और हलचल भरे बीचेस पर बिखेरता हुआ। कैफे खुले, जॉगर्स भूमध्य सागर के किनारे दौड़े और शहर शबात की शुरुआत के साथ गुलजार हो उठा। शांतिपूर्ण, सामान्य, अनजान। तेहरान में उसी सूरज ने एक शहर को रूटीन के साथ जागते हुए दिखाया। ट्रैफिक, बाजार और नमाज की अजान सड़कों पर गूंजती हुई। फिर भी इस सामान्यता के नीचे तनाव पनप रहा था। दशकों की दुश्मनी, गुप्त ऑपरेशंस और राजनीतिक दांव पेंच। छिपे हुए बंकरों में ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जो इतिहास बदल देंगे। खुफिया जानकारी का विश्लेषण किया गया, टारगेट चुने गए और पायलट कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। शांति धोखेबाज थी, तूफान से पहले की खामोशी। 13 जून को जल्द ही उसकी शांतिपूर्ण सुबह के लिए नहीं, बल्कि उसके बाद आए अराजकता के लिए याद किया जाएगा। आसमान, जो कभी शांति के प्रतीक थे, अब युद्ध के क्रोध से जलने वाले थे। ईरान और इजराइल एक समय में सहयोगी थे। उनके बीच एक रणनीतिक साझेदारी थी, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति ने इस साझेदारी को कड़वी प्रतिद्वंद्विता में बदल दिया। रातों रात जो दोस्त थे, वो कट्टर दुश्मन बन गए। तेहरान में नए शासन ने इजराइल को एक विधर्मी दुश्मन के रूप में देखा, एक ऐसा राष्ट्र जिसे मिटाना जरूरी था, जिससे दशकों के प्रॉक्सी संघर्ष और परमाणु तनाव को बढ़ावा मिला। मध्य पूर्व एक ऐसा अखाड़ा बन गया जहां ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ परोक्ष रूप से लड़ रहे थे। 2015 के ईरान परमाणु समझौते के पतन, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था, और यूएस की वापसी ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को तेज कर दिया, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई और इजरायली डर को गहरा किया। इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के कगार पर है, जिससे एग्जिस्टेंस का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान ने प्रॉक्सीज का एक नेटवर्क बनाया, लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में आईआरजीसी, जो इजराइल को खतरों से घेर रहा था। इजराइल अपने चारों ओर एक घेरा महसूस कर रहा था, हर तरफ से संभावित हमलों का खतरा मंडरा रहा था। इजराइल ने गुप्त ऑपरेशंस के साथ जवाब दिया, साइबर अटैक्स, तोड़फोड़ और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य नेताओं को निशाना बनाते हुए हत्याएं। यह एक गुप्त युद्ध था जो साए में लड़ा जा रहा था, लेकिन इसके परिणाम वास्तविक थे। हर चाल ने शैडो वॉर को बढ़ा दिया, दोनों देशों को खुले संघर्ष के करीब धकेल दिया। हर गुजरते दिन के साथ युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही थी। यह क्षेत्र तोड़फोड़ और जवाबी कार्रवाई का एक शतरंज बन गया। हर खिलाड़ी अपनी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। हर एक्शन, हर स्ट्राइक आग में घी डाल रहा था, जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। एक ऐसी आग जो पूरे क्षेत्र को निगलने की धमकी दे रही थी। दुनिया ने देखा कि गुप्त युद्ध और खुली लड़ाई के बीच की रेखा कैसे धुंधली हो गई। मध्य पूर्व को हिला देने वाले एक टकराव के लिए मंच तैयार था। 2025 की शुरुआत में शैडो वॉर तेज हो गया। एक गुप्त संघर्ष जो वर्षों से सुलग रहा था, अब खुले टकराव के कगार पर था। हर खिलाड़ी अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छिपकर काम कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की गतिविधियां अब और छिप नहीं सकती थीं। हर पक्ष सीमाओं का परीक्षण कर रहा था, अपनी ताकत और विरोधियों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। यह एक खतरनाक खेल था, जिसमें एक गलत कदम से सब कुछ बदल सकता था। हर उकसावा ज्यादा साहसी था। हर कार्रवाई जानबूझकर की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रतिक्रिया को भड़काना और तनाव को बढ़ाना था। सैन्य निर्माण तेज हो गया। दोनों पक्ष एक संभावित संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। ईरान अपनी परमाणु प्रगति से उत्साहित, आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक था। ने प्रॉक्सीज को उन्नत मिसाइलों और ड्रोन से लैस किया, अपनी पहुंच और प्रभाव को दूर दूर तक फैला रहा था, जिससे दांव बढ़ गए। हर कार्रवाई के साथ संघर्ष का खतरा बढ़ता गया और परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। इजराइल ने एक रेड लाइन खींची, एक चेतावनी जो अनदेखी नहीं की जा सकती थी। हिजबुल्लाह के हाथों में सटीक निर्देशित मिसाइलें अस्वीकार्य थीं। यह एक ऐसी रेखा थी जिसे पार करने पर गंभीर परिणाम होंगे। सीरिया और तेहरान में आईआरजीसी नेताओं पर लक्षित हत्याएं हुई, एक साहसिक और उत्तेजक कदम, जिससे एक स्पष्ट संदेश गया, कोई भी अछूत नहीं था। हर कोई खेल में था और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेबनान और सीरिया से ड्रोन हमले नियमित हो गए, एक निरंतर उत्पीड़न जो किसी का ध्यान नहीं गया। इजराइल की रक्षा और नसों का परीक्षण कर रहे थे। हर हमले के साथ
तनाव बढ़ता गया और युद्ध का खतरा और करीब आता गया। नागरिकों के लिए हवाई हमले के सायरन और मिसाइल इंटरसेप्शन दैनिक जीवन बन गए। डर और अनिश्चितता की भावना हर जगह व्याप्त थी, क्योंकि लोग अपने जीवन के लिए डरते थे। टिपिंग पॉइंट जून में आया, एक ऐसा क्षण जो सब कुछ बदल देगा। इजरायली खुफिया जानकारी ने खुलासा किया कि ईरान एक परमाणु उपकरण को इकट्ठा करने से हफ्तों दूर था। यह एक ऐसा रहस्य उद्घाटन था जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। राजनयिक विकल्प समाप्त हो गए थे, बातचीत टूट गई थी और कोई और रास्ता नहीं बचा था। गुप्त कार्रवाइयां विफल हो गई थीं, हर प्रयास विफल हो गया था और कोई और विकल्प नहीं बचा था। इजराइल को एक कठोर चुनाव का सामना करना पड़ा, एक ऐसा निर्णय जो उसके भविष्य को हमेशा के लिए आकार देगा। एक परमाणु ईरान को स्वीकार करें या कार्रवाई करें, यह एक असंभव विकल्प था, लेकिन एक जिसे बनाना था। निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास का रुख बदल देगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया। यह एक साहसिक और खतरनाक मिशन था, लेकिन एक जिसे आवश्यक माना गया था। शैडो वॉर खत्म हो गया था। अब और कोई रहस्य नहीं था, अब और कोई छिपाव नहीं था। असली युद्ध शुरू हो गया था। संघर्ष अब खुला और अनियंत्रित था। पहला डोमिनो गिर चुका था और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब केवल आगे बढ़ने का रास्ता था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 13 जून को रात के अंधेरे में इजरायली वायुसेना ने दशकों में अपना सबसे साहसी ऑपरेशन शुरू किया। स्टील्थ फाइटर्स, स्ट्राइक जेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन ने दुश्मन के हवाई क्षेत्र को पार किया, ईरान के परमाणु केंद्र को निशाना बनाते हुए। नतांज, फोर्डो और इस्फहान ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा के प्रतीक निशाने पर थे। F-35S ने सटीक हमलों से हवाई रक्षा को बेअसर कर दिया, ईरान के रडार और मिसाइल बैटरी को अंधा कर दिया। बंकर बस्टर बमों ने भूमिगत संवर्धन हॉल को तबाह कर दिया, जिससे धरती हिल गई और ईरान का परमाणु ढांचा टूट गया। फोर्डो की मजबूत सुरंगों को सील कर दिया गया, जिससे उपकरण अंदर फंस गए। इस्फहान की रूपांतरण सुविधाएं और अनुसंधान प्रयोगशालाएं मलबे में बदल गईं। ऑपरेशन तेज था, विनाशकारी था और इसने शैडो वॉर के अंत को चिह्नित किया। सुबह ने तबाही का पैमाना दिखाया। नतांज के सेंट्रीफ्यूज हॉल नष्ट हो गए, फोर्डो की सुरंगें ढह गईं, इस्फहान की प्रयोगशालाएं खंडहर में बदल गईं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सालों अगर दशकों नहीं पीछे चला गया। मानवीय क्षति चौंकाने वाली थी। 600 से अधिक मृत, जिनमें वैज्ञानिक, गार्ड और धमाकों में फंसे नागरिक शामिल थे। अस्पताल घायलों से भरे हुए थे। दुख और अराजकता ने राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया। इजराइल ने भी कीमत चुकाई। 2 जेट गिराए गए, 4 क्रू लापता और नेगेव बेस पर एक जवाबी मिसाइल हमले में 28 सैनिक मारे गए। जीत की कीमत बहुत ज्यादा थी और युद्ध की असली कीमत अभी सामने आनी शुरू ही हुई थी। एक साफ सर्जिकल स्ट्राइक का भ्रम दोनों तरफ से खून और नुकसान से टूट गया। ईरान गुस्से और मातम में फट पड़ा, एक गहरा आक्रोश जो देश की नसों में दौड़ रहा था। नेताओं ने बदला लेने की कसम खाई, एक ऐसा वादा जो पहले से ही अस्थिर स्थिति में और अधिक अस्थिरता लाने की धमकी दे रहा था। भीड़ सड़कों पर भर गई, मानो एक बांध टूट गया हो और भावनाएं हर दिशा में बह रही हों, और इजराइल विरोधी नारे देश भर में गूंजने लगे, जो दशकों के संघर्ष और अविश्वास की प्रतिध्वनि थे। गुस्से के नीचे डर फैल गया, एक दबी हुई चिंता जो हर दिल में धड़क रही थी। दुकानों पर लाइनें लग गईं, लोग अनिश्चित भविष्य के लिए जरूरी सामान जुटाने के लिए दौड़ पड़े। परिवार युद्ध के लिए तैयार हो गए, अपने घरों को किले में बदल रहे थे, आने वाले तूफान से आश्रय की उम्मीद कर रहे थे, और असंतोष की फुसफुसाहट ने आपदा के लिए शासन को दोषी ठहराया। सवाल उठ रहे थे कि क्या सत्ता में बैठे लोग अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। इजराइल में ऑपरेशन की सफलता पर राहत कम समय के लिए थी, क्योंकि जीत की भावना आसन्न खतरे की वास्तविकता से फीकी पड़ गई थी। नेगेव मिसाइल हमले ने दुख और भेद्यता की एक गंभीर याद दिलाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। राष्ट्र बंद हो गया, एक अघोषित लॉकडाउन जो डर और अनिश्चितता से प्रेरित था। स्कूल बंद हो गए, बच्चों के हंसी मजाक की जगह अब सन्नाटा छा गया। आश्रय खुल गए, जो एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में डरे हुए नागरिकों से भर गए, और हवा में चिंता भर गई। हर सांस के साथ डर की भावना बढ़ती जा रही थी। हवाई हमले के सायरन लगातार बजने लगे, एक भयानक धुन जो आसन्न खतरे का संकेत दे रही थी। और कभी व्यस्त सड़कें खामोश हो गईं, जो एक भूतिया परिदृश्य को दर्शाती है। दोनों समाजों को एक नई वास्तविकता का सामना करना पड़ा।
एक ऐसी वास्तविकता जो उनके जीवन के ताने बाने में बुनी हुई थी। युद्ध अब दूर या अमूर्त नहीं था, यह एक क्रीवर और तत्काल उपस्थिति थी। हर नागरिक ने उसका बोझ महसूस किया, चाहे वह डर हो, नुकसान हो या अनिश्चितता हो। पहली लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन युद्ध की समाप्ति अभी दूर थी। लेकिन आगे क्या होगा इसका डर भारी था। एक काला बादल जो हर संभावना पर छाया हुआ था। तेल अवीव और तेहरान की सड़कें डर से एकजुट थीं। एक साझा अनुभव जो उन्हें अलग करने वाली सीमाओं को पार कर गया। युद्ध की असली कीमत अभी गिनी जानी शुरू ही हुई थी, और यह एक ऐसी कीमत थी जो आने वाले कई वर्षों तक चुकाई जाएगी। युद्ध मिसाइलों और रक्षा का एक मुकाबला बन गया। ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने सैकड़ों रॉकेट दागे इजराइल की ढाल का परीक्षण करते हुए। इजराइल के आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम्स ने अधिकांश खतरों को इंटरसेप्ट किया। उनकी सफलता दर 95% के करीब थी। फिर भी कुछ मिसाइलों के घुसने से भी तबाही हुई। एक ने नेगेव बेस को मारा, दूसरी ने नागरिक क्षेत्रों को। ईरान के शस्त्रागार की भारी मात्रा, 1,50,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें एक अथक खतरा थीं। इजराइल की रक्षाएं उन्नत थीं, लेकिन अचूक नहीं। हर इंटरसेप्टर पर लाखों खर्च होते थे। हर विफलता में जान जाती थी। सवाल मंडरा रहा था, क्या इजराइल एक निरंतर बहुमोर्चा हमले का सामना कर सकता है? संख्याओं का खेल क्रीवर था, हर प्रतिशत मायने रखता था। इजराइल के ऊपर का आसमान दिन रात एक जानलेवा युद्ध का मैदान बन गया। अगली लहर सबसे अच्छी रक्षा को भी ओवरवेलमिंग कर सकती थी। ईरान इजराइल युद्ध ने दुनिया भर में झटके भेजे। डिप्लोमेटिकों ने भागदौड़ की, बाजार गिर गए और तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विभाजन से पंगु थी। संयम के आह्वान अनसुने रह गए। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, लेकिन सावधानी बरतने का आग्रह किया, जबकि रूस और चीन ने हमलों की निंदा की। एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का डर बढ़ गया। सऊदी अरब और यूएई ने नतीजों के लिए खुद को तैयार किया और अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर चले गए। होर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक तेल के लिए महत्वपूर्ण बंद होने का खतरा था। विश्व अर्थव्यवस्था संकट के कगार पर थी। बढ़ने का जोखिम वास्तविक था। एक भी गलत कदम महाशक्तियों को खींच सकता था। दुनिया ने देखा, सांस रोके हुए, क्योंकि संघर्ष नियंत्रण से बाहर होने की धमकी दे रहा था। सवाल अब यह नहीं था कि युद्ध फैलेगा या नहीं, बल्कि कब। जैसे ही 14 जून खत्म हुआ, ईरान ने वादा किया कि असली जवाब अभी आना बाकी है। इजराइल के लिए आग का तूफान। खतरा एग्जिस्टेंशियल था। इजराइल ने ईरान, हिजबुल्लाह और हमास से एक बहुमोर्चा हमले के लिए खुद को तैयार किया। आईडीएफ मोबिलाइज्ड हुआ, रिजर्विस्ट तैनात हुए और राष्ट्र ने सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन, जिसका मकसद एक खतरे को खत्म करना था, ने अराजकता फैला दी थी। शैडो वॉर का नाजुक संतुलन चला गया था। अब यह खुला क्रीवर युद्ध था। दोनों पक्षों को एग्जिस्टेंस और सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। दुनिया कगार पर खड़ी थी, अगले एस्केलेशन से डर रही थी। पहला खून बहाया गया था, लेकिन असली तूफान इकट्ठा हो रहा था। मध्य पूर्व। वीडियो देखने से पहले अगर आपको इस तरह के वीडियो में रुचि है तो अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे पिछले एपिसोड में हमने एक हाई स्टेक्स सिचुएशन को एक्सप्लोर किया था। एक पाउडर कैग जो स्पार्क का इंतजार कर रहा था। हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन को बहुत करीब से देखा। डेमास्कस में किया गया एक बोल्ड और कैलकुलेटेड इजरायली एयर स्ट्राइक, आयरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेन लीडर्स को टारगेट करते हुए। इस ऑपरेशन को रीजन में इरानियन ऑपरेशंस को कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह स्ट्राइक सटीक था। एडवांस्ड इंटेलिजेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सबूत, डेडली, अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स को चिलिंग एफिशिएंसी के साथ हासिल करना और रीजन में शॉकवेव्स भेज दिए। एक पहले से ही फ्रैजाइल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को डिस्टेबलाइज कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि यह प्रीएम्प्टिव था, इमिनेंट थ्रेट्स के खिलाफ आत्मरक्षा का एक जरूरी कदम। ईरान ने हालांकि इसे सख्ती से एक्ट ऑफ वॉर कहा, सॉवरेंटी का एक ब्लेटेंट वायोलेशन जिसके लिए जवाब की जरूरत थी। दुनिया ने देखा, बंटा हुआ और एंग्शियस, अनश्योर की फ्यूचर में क्या होगा, जैसे मिडिल ईस्ट एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट के कगार पर था। इजराइल में माहौल टेंस था। सिटीजन्स रिटेलिएशन के लिए तैयार थे, इनेविटेबल रिस्पॉन्स के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, बॉम्ब शेल्टर्स की जांच कर रहे थे और सप्लाई स्टॉक कर रहे थे। एक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट का एक ग्रिम रूटीन। ईरान में माहौल इमोशन से भरा था। एंगर और ग्रीफ ने बड़े फ्यूनरल्स को बढ़ावा दिया। नेशनल मॉर्निंग और अनवेवरिंग रिजॉल्व का एक डिस्प्ले।
और रिवेंज की कॉल्स स्ट्रीट्स में गूंज रही थीं। तेहरान को इमेंस प्रेशर का सामना करना पड़ा। एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करें, स्ट्रेंथ और रिजॉल्व का प्रदर्शन करें, लेकिन ऑल आउट वॉर से बचें। एक कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो जो कोई नहीं डिजायरता था। आफ्टरमैथ टेंस साइलेंस था, एक डिसेप्टिव काल, तूफान से पहले की शांति, अनईजी एंटिसिपेशन का एक पीरियड। हर इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूछा एक सवाल जो हवा में भारी था, ईरान आगे क्या करेगा? जवाब रीजन को रीशेप करेगा, अलायंसेस को बदलेगा और मैप को फिर से रिड्रॉ करेगा। इनिशियल स्ट्राइक बस शुरुआत थी, एक डेंजरस गेम में ओपनिंग मूव। दुनिया ने इंतजार किया, ब्रीदें थामकर, अपनी ब्रीदें स्टॉप कर, जो होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करते हुए। फिर मिडिल ईस्ट के ऊपर आसमान फट गया, फ्रैजिल पीस को तोड़ते हुए। लायन के रोर की गूंज आ चुकी थी, कॉन्फ्लिक्ट के एक नए फेज का संकेत देते हुए। कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार था, इवेंट्स की एक कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल चेन जो कंट्रोल से बाहर हो सकती थी, पूरे रीजन और उसके बाहर भी फैल सकती थी। यह हमला एक कैलकुलेटेड रिस्क था, पोटेंशियली डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, एक स्ट्रेटेजिक गैम्बल, जियोपॉलिटिकल चेस के एक हाई स्टेक्स गेम में। यूनाइटेड नेशंस ने स्टेटमेंट्स जारी किए, रिस्ट्रेंट और डी एस्केलेशन के लिए कहते हुए, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन कहीं ज्यादा वॉलेटिल थी, रियलिटी कहीं ज्यादा स्टार्क थी। फियर और अनसर्टेनिटी का एक हार्श और अनफॉरगिविंग लैंडस्केप। यह तेहरान के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। मिडिल ईस्ट के दिल में एक गॉन्टलेट फेंका गया, जिसे वह इग्नोर नहीं कर सकता था। उसकी पावर और रिजॉल्व की एक परीक्षा। दुनिया नाइफ्स एज पर थी, पीस और वॉर के बीच, प्रिकेरियसली बैलेंस्ड। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्शंस का एक टैपेस्ट्री, मल्टी लेयर्ड, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए डिजाइन की गई एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रैटेजी। और किसी को भी अनटच्ड नहीं छोड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोब भर में फैल जाएंगे। तूफान शुरू होने वाला था, अपनी फ्यूरी दुनिया पर अनलीश करते हुए। फिर आया ईरान का जवाब, एक सोचा समझा और ध्यान से किया गया हमला, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। एक ऐसा नाम जो बहुत कुछ कहता है, एक सीधी और घोषित कार्रवाई का संकेत देता है। पहले सैकड़ों ड्रोन छोड़े गए, धीरे और दिखने वाले, जानबूझकर ऐसा किया गया। उनका मकसद इजराइल के एयर डिफेंस को भारी कर देना था, आने वाले हमले के लिए धोखा देना था। फिर आए क्रूज मिसाइल, जो ज्यादा तेजी और फुर्ती से आसमान में उड़ रहे थे। फिर बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमले का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हिस्सा थे, आसमान में ऊंचाई तक जाकर फिर अपने निशाने की ओर नीचे गिरते हुए। सभी ने इजरायली मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया, जिन्हें नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने और मिलिट्री पर ज्यादा से ज्यादा असर डालने के लिए ध्यान से चुना गया था। 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल 1000 मील दूर तक गए। यह एक जटिल और समन्वित हमला था। यह ताकत का प्रदर्शन था, सिर्फ एक दिखावा नहीं। ईरान की क्षमताओं और दृढ़ संकल्प का एक स्पष्ट संदेश। ईरान यह साबित करना डिजायरता था कि वह इजराइल के अंदर तक हमला कर सकता है, उसकी सुरक्षा को भेद कर रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। इजराइल का आयरन डोम, सुरक्षा की पहली पंक्ति, डेविड्स स्लिंग, जो मध्यम दूरी के खतरों के लिए डिजाइन किया गया है, और एरो सिस्टम, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टॉपते हैं, सब सक्रिय हो गए, आने वाले हमले के खिलाफ एक बहुस्तरीय ढाल बनकर। अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच और जॉर्डन की सेनाएं भी बचाव में शामिल हो गईं। इस अभूतपूर्व हमले को स्टॉपने के लिए एक संयुक्त प्रयास, खतरों को इजरायली हवाई क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही स्टॉपना, रीजनीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है। नतीजा, 99% आने वाले प्रोजेक्टाइल नष्ट हो गए, जो संयुक्त रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता का प्रमाण है। फिर भी कुछ मिसाइलें अंदर घुस गईं, एक कड़वी याद दिलाते हुए कि कोई भी सुरक्षा अभेद्य नहीं होती। नेवातिम एयरबेस पर हमला हुआ, जो दक्षिणी इजराइल में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। नुकसान मामूली था, एक रनवे और एक ट्रांसपोर्ट प्लेन। शारीरिक प्रभाव सीमित था, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा था। इसने अभेद्यता की भावना को हिला दिया। ईरान ने ढाल को भेद दिया था, अपनी पहुंच का प्रदर्शन करते हुए और यथास्थिति को चुनौती देते हुए। रात का आसमान युद्ध का एक भयानक थिएटर बन गया, मिसाइलों और इंटरसेप्टर के आग के निशानों से रोशन। यह एक मिलिट्री टू मिलिट्री टकराव था, नागरिकों पर हमला नहीं, व्यापक वृद्धि से बचने का एक सोचा समझा प्रयास था। ईरान का मकसद डर का संतुलन बहाल करना था, भविष्य के हमलों को स्टॉपना और अपनी रीजनीय शक्ति का दावा करना था। दुनिया ने हमले और बचाव दोनों की सीमाएं देखी, क्षमताओं और कमजोरियों का एक जटिल खेल।
यह हमला क्षमता का प्रदर्शन था, सिर्फ इरादे का नहीं, एक ऐसा संदेश जो विस्फोटक ताकत से दिया गया। इजराइल के सहयोगियों ने बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व को उजागर करते हुए। ढाल टिकी रही, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उन कमजोरियों को उजागर करते हुए जिन्हें ठीक करने की जरूरत होगी। संदेश: तनाव बढ़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए एक चेतावनी। क्षेत्र आगे क्या होगा, इसके लिए तैयार था। आगे तनाव बढ़ने की संभावना हवा में भारी थी। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। एक व्यापक संघर्ष का खतरा बहुत बड़ा था। दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि मध्य पूर्व किनारे पर खड़ा था। जब लीडर सिर्फ जगहों से स्ट्रैटेजी बना रहे थे, आम लोग खुले तौर पर डर में जी रहे थे। उनकी जान दांव पर लगी थी। संभावित कॉन्फ्लिक्ट का बोझ उन पर था। तेहरान में पब्लिक सेलिब्रेशन ने पर्सनल एंजाइटी को छुपा दिया था। यूनिटी का एक जबरन डिस्प्ले था, जो हर घर में फैली बेचैनी को मुश्किल से छुपा पा रहा था। बंद दरवाजों के पीछे परिवार इजराइल के इनेविटेबल रिटेलिएशन के बारे में चिंतित थे। जो आगे आने वाला था, उसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। कॉस्टें आसमान छू रही थीं, पैनिक और अनसर्टेनिटी से बढ़ रही थीं, करेंसी गिर रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ वैल्यू कम हो रही थी, और अनसर्टेनिटी की एक गहरी भावना ने लाखों लोगों को जकड़ लिया था। उनका फ्यूचर अचानक अनक्लियर हो गया था। उनकी रोजी रोटी खतरे में थी। इजराइल में एयर रेड सायरन की तीखी आवाज ने परिवारों को बॉम्ब शेल्टर में भागने पर मजबूर कर दिया। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। पेरेंट्स फियर हुए बच्चों को दिलासा दे रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे थे। जैसे ही धरती कांपी और ऊपर से धमाकों की आवाज गूंजी, कुछ मिसाइलें जो आयरन डोम के डिफेंस को तोड़कर अंदर आ गईं, उन्होंने जख्म छोड़े। ह्यूमन कॉस्ट की एक साफ याद दिलाते हुए, जैसे नेवाटिम एयरबेस के पास एक 7 साल की बेदुइन लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। मेडिकल टीमें बिना थके काम कर रही थीं, अपनी लिमिट तक खींची हुई थीं, जान बचाने के लिए टाइम के खिलाफ लड़ रही थीं। वे फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के जख्मों का इलाज कर रहे थे, यह जानते हुए कि अदृश्य निशान गहरे होंगे। उस रात का ट्रॉमा, डर और अनसर्टेनिटी आखिरी मिसाइल गिरने के बाद भी लंबे समय तक रहेगा। शेल्टर में दुबके बच्चों की तस्वीरें, उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं, और सड़कों पर जश्न मनाते युवा नेशनलिस्टिक जोश से भरे हुए थे। कॉन्फ्लिक्ट की दोहरी रियलिटी को सामने लाते हैं उन लोगों के कंट्रास्टिंग एक्सपीरियंस जो इसके बीच में फंसे हुए थे। सिविलियन अब अनडिनाइबली फ्रंट लाइन पर थे। अब वे सिर्फ दूर के कॉन्फ्लिक्ट के दर्शक नहीं थे। प्रॉक्सी वॉर का दौर, जो शैडो में लड़े जाते थे, तेजी से खत्म हो रहा था। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अपने सभी डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ वर्ल्ड स्टेज पर आ गया था। ह्यूमन कॉस्ट को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में नहीं मापा जाता था, बल्कि फैले हुए डर में, इंजरी में, जो विजिबल और अनसीन दोनों थी, और मन की शांति के इरिट्रीवेबल लॉस में एक ऐसा बोझ जो कई जनरेशन तक ढोया जाएगा। यहां तक कि सफल डिफेंस में भी, जहां जान बची और हमलों को स्टोपा गया, कोई क्लीन विक्ट्री नहीं थी, सिर्फ लास्टिंग स्कार्स थे। दुनिया ने साफ और अनडिनाइबल टर्म्स में एस्केलेशन की असली कीमत देखी, एक ऐसी कीमत जो ह्यूमन सफरिंग में चुकाई गई थी। यूएस ने इजराइल के डिफेंस को सपोर्ट किया, लेकिन एक बड़ी वॉर से बचना डिजायरा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने संयम रखने को कहा, लेकिन ईरान के सीधे अटैक के लिए एक जवाब जरूरी था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स, बॉम्बिंग कैंपेन नहीं। टारगेट थे नटांज और फोर्डो में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल साइट्स और आईआरजीसी के कमांड सेंटर्स। एडवांस बंकर बस्टर्स सबसे सेफ जगहों को भी भेद गए। स्ट्राइक्स तेज, विनाशकारी और कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपाहिज हो गया। रातों रात सालों की मेहनत बेकार हो गई। दुनिया एक नई हकीकत के साथ जागी। ईरान का सबसे बड़ा मोल भाव करने का तरीका खत्म हो गया था। शासन हैरान था, उसकी कमजोरियां उजागर हो गई थीं। यूएस ने ऑल आउट वॉर शुरू किए बिना ही डिटेरेंस को फिर से स्थापित कर लिया था। रणनीतिक संतुलन रातों रात बदल गया था। ईरान का नेतृत्व हिल गया था, उनका ब्लफ काम नहीं आया। संदेश: न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकन स्ट्राइक्स ने ईरान के रेजीम को अंदर तक हिला दिया। तेहरान ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया ताकि इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सके। लेकिन प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। इकोनॉमी पर गुस्सा, दमन और अब वॉर। रेजीम की पकड़ ढीली हो रही थी, डर कम हो रहा था। आईआरजीसी कमांडरों की टारगेटेड हत्याएं ने केओस को और बढ़ा दिया।
पैरानोया फैल गया सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए लड़ी, लेकिन दरारें चौड़ी हो गईं। पावर के पिलर्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री प्रेस्टीज, इंटरनल सिक्योरिटी सब हिल गए थे। रेजीम को हर तरफ से क्राइसिस का सामना करना पड़ा। ब्लैकआउट और क्रैकडाउन ने कंफ्यूजन और डर को और बढ़ाया। एक समय की ताकतवर इस्लामिक रिपब्लिक कमजोर और वल्नरेबल दिख रही थी। सेंटर अब कंट्रोल में नहीं था। ईरान का इंटरनल टर्मोइल किसी भी बाहरी हमले जितना डैमेजिंग था। स्टेट की इमेज क्रम्बलिंग हो रही थी। ईरान में फैले इस अराजकता के बीच कूटनीति को एक मौका मिला। ओमान और कतर बैक चैनल बातचीत के केंद्र बन गए। अमेरिकी हमलों के 48 घंटों के भीतर एक सीज फायर ढांचा तैयार हो गया। अमेरिका ने ईरान को एक डील की प्रेजेंटेड कश की। इस स्थिति को मान लो और हम आगे इजरायली हमलों को स्टॉपेंगे। ईरान, जो बचने के लिए बेताब था, मान गया। सीज फायर का ऐलान 15 मई 2025 को किया गया। यूएन द्वारा मध्यस्थता की गई और ओमान और अमेरिका द्वारा इसे अंजाम दिया गया। अब कोई सीधा हमला नहीं होगा। इजराइल पीछे हट जाएगा। ईरान अपने खुले ऑपरेशंस रोक देगा। यह एक विराम था, शांति नहीं। यह थकान और डर से पैदा हुआ था। तेहरान ने इस परिणाम को एक जीत के रूप में पेश किया, अपने परमाणु नुकसान को नजरअंदाज करते हुए। दुनिया शांति की चाह में दूसरी तरफ देखने लगी। सीज फायर कायम रहा क्योंकि इसे तोड़ने की कीमत बहुत ज्यादा थी। संकट को स्टोपा गया था, सुलझाया नहीं गया था। इस क्षेत्र ने राहत की सांस ली, लेकिन युद्ध का खतरा अभी भी मंफिरा रहा था। सीज फायर से शांति तो मिली, लेकिन ईरान की पावर टूट चुकी थी। उसकी मिसाइल फोर्स 99% इंटरसेप्शन रेट से कमजोर पड़ गई थी। न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका सबसे बड़ा इक्का, तबाह हो गया था। इंस्पेक्टर्स ने 10 साल के नुकसान की पुष्टि की। सेंट्रीफ्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर खंडहर बन गए थे। उसकी अजेयता का ऑरा खत्म हो गया था। ईरान का शक्ति प्रदर्शन उल्टा पड़ गया था, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। सरकार को कॉन्फिडेंस का संकट झेलना पड़ा। न्यूक्लियर लेवरेज के बिना ईरान की बातचीत करने की पोजीशन कमजोर थी। अपने पड़ोसियों को फिर आने की उसकी क्षमता कम हो गई थी। देश को अब अपनी पूरी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचना पड़ा। सीज फायर ने ईरान को बस एक पल की राहत दी। कभी फीरी हुई शक्ति अब सामने आ गई थी और कमजोर थी। इलाके का बैलेंस नाटकीय रूप से बदल गया था। ईरान की कमजोरी उसके प्रॉक्सी नेटवर्क में फैल गई। हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स और हूतीज को अकेला महसूस हुआ। उनका सपोर्ट कम होता गया। हिजबुल्लाह की शक्ति कम हो गई। हूतीज के हमलों में दम नहीं रहा। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस टूट रही थी। सऊदी अरब और यूएई ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। गठबंधन मजबूत करते हुए और इजराइल के साथ रिश्ते एक्सेप्ट करने की कोशिश की। पुरानी शिया सुन्नी दरार ने जगह दी नए गठबंधनों को, जो ईरान को कंट्रोल करने पर फोकस कर रहे थे। पावर वैक्यूम ने नए खिलाड़ियों को सामने आने का मौका दिया। इस क्षेत्र की डायनामिक्स पूरी तरह बदल गई थी। ईरान के प्रॉक्सीज कमजोर हो गए थे। उनका प्रभाव कम हो रहा था। एक नया ऑर्डर बन रहा था, जो मौके और बदलते गठबंधनों पर आधारित था। कठपुतलियों ने अपना मास्टर खो दिया था। जून 29, 2025। मिडिल ईस्ट शांत है, लेकिन यह शांति नहीं, बस एक ठहराव है। सीज फायर कायम है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान झुक गया है, उसके इरादे टूट गए हैं, उसके प्रॉक्सी कमजोर हो गए हैं। इजराइल सतर्क है, क्योंकि उसने सीधा हमला झेला है। यूएस ने अपनी ताकत साबित की, लेकिन वो नए युद्ध नहीं डिजायर था। हर खिलाड़ी बदल गया है, लेकिन फ्यूचर अनक्लियर है। क्या ईरान फिर से बनेगा या अंदर ही सिमट जाएगा? क्या नए गठबंधन टिकेंगे? लाखों की उम्मीदें इन सवालों पर टिकी हैं। शांति की इच्छा रियल है, लेकिन इतिहास हमें सावधान रहने की चेतावनी देता है। चुप्पी अनसुलझे खतरों से भरी है। ये किसी भी पल टूट सकती है। जैसे जैसे हम ब्लैक में फेड होते हैं, एक सवाल बाकी है, आगे क्या होगा?